स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था वो भारतीयों को स्वराज्य देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और उसके माध्यम से प्रांतों में दो तरह के शासन की स्थापना की गई थी। एक गवर्नर का शासन, दूसरा कार्य प्रांतीय विधान परिषद का शासन। तो उसके माध्यम से उस शासन को द्वैध शासन कहा गया था। 1919 का अधिनियम मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसका द्वैध शासन जो है उसको मैं एक बार आप लोगों को समझाना चाहूँगी। द्वैध शासन या डायरार्की दो ग्रीक शब्दों डाई तथा आर्किया से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दो शासकों द्वारा शासन या दो शक्तियों द्वारा शासन। 1919 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजी शासन ने विभिन्न चरणों में भारतीयों को स्वशासन की दिशा में प्रशिक्षित करने की घोषणा की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ये कभी नहीं चाहती थी कि वो भारतीयों को उसकी सत्ता दे दे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब ब्रिटिश सरकार अपने स्वहितों को पूरा करने के लिए 1919 के जो अधिनियम लाई, उस 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी और द्वैध शासन के माध्यम से पूरा का पूरा होल्ड जो रहा वो ब्रिटिश शासन का ही रहा। द्वैध शासन व्यवस्था के क्रियान्वयन की बात करें तो इस व्यवस्था ने में प्रांतीय विषयों को रक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया और दोनों के लिए दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाया। इसी को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। रक्षित विषयों की श्रेणी में महत्वपूर्ण यथा वित्त, भू विधियाँ, भू राजस्व, पुलिस, जेल सुधार, सिंचाई, नहरें, दुर्भिक्ष पीड़ित सहायता, कानून, शांति, न्याय प्रशासन, समाचार पत्र, पुस्तक, मुद्रणालयों पर नियंत्रण, जल शक्ति, श्रम समस्याएं, सार्वजनिक सेवाएं, औद्योगिक विषय, छोटे बंदरगाह तथा वर्जित क्षेत्र आदि को सम्मिलित किया और उनके प्रबंध का अधिकार गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद को सौंप दिया गया। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय महत्व के विषयों को सम्मिलित किया गया। इनमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास व शोध पुस्तकालय, स्वास्थ्य व सफाई, कृषि, कुटीर उद्योग, सहकारी समितियां, खाद्य वस्तुओं में मिलावट, जन्म मृत्यु के आंकड़े इत्यादि को रखा गया और इनके शासन का प्रबंध गवर्नर मंत्रियों के परामर्श से ही किया करता था। और ये जो मंत्री होते थे ये भारतीय होते थे, लेकिन भारतीय मंत्रियों की बहुत ज़्यादा पूछ उसमें नहीं होती थी। जो विदेशी ब्रिटिश शासन के प्रति स्वामी भक्त था, केवल उनको ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इस प्रकार महत्वपूर्ण विषय ब्रिटिश शासन को और स्थानीय महत्व के विषय देशी अनुभवहीन सत्ताविहीन मंत्रियों को दे दिए गए। द्वैध शासन को प्रांतीय शासन में पंजाब, संयुक्त प्रांत बिहार, बंगाल, असम, बम्बई, मद्रास तथा मध्य प्रांत में अप्रैल 1921 में प्रारंभ किया गया। 1932 में सीमांत प्रदेश में भी द्वैध शासन को लागू किया गया, लेकिन गवर्नर तथा मंत्रियों के हितों के संघर्ष के कारण हमेशा टकराव की स्थितियां इनके मध्य उत्पन्न होती रही। उसकी वजह से द्वैध शासन असफल हो गया। द्वैध शासन की असफलता के कारणों को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले कहा गया, द्वैध शासन की असफलता के कारणों में सबसे पहले कहा गया विषयों का अवैज्ञानिक व अव्यवहारिक विभाजन। प्रांतीय शासन में विषयों का रक्षित व हस्तांतरित में विभाजन का कोई सैद्धांतिक आधार था ही नहीं। विभाजन पूरी तरीके से अवैज्ञानिक एवं दोषपूर्ण था और रक्षित विषय तो गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे ही, इसके साथ में हस्तांतरित विषयों में भी गवर्नर को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। शासन का विभाजन संभव नहीं। शासन जैसे जटिल कार्यों के संपादन हेतु आंगिक एकता का होना आवश्यक होता है और भारत में 1919 के अधिनियम के माध्यम से एक बिल्कुल नया प्रयोग किया गया और उस नए प्रयोग की वजह से इसकी बहुत आलोचना हुई। सर रेजिनॉल्ड काइक ने इस व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा, द्वैध शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है जो कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी देश अथवा प्रांत के शासन का संचालन दो पृथक एवं स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक नहीं किया जा सकता।
गवर्नरों की निरंकुश शक्तियाँ। द्वैध शासन द्वारा प्राप्त शक्तियों ने गवर्नरों को सर्वेसर्वा बना दिया। गवर्नर मंत्रियों के परामर्श को अस्वीकार कर सकता था। विशेष परिस्थिति में हस्तांतरित विषय भी अपने हाथ में ले सकता था। किसी मंत्री की नियुक्ति न होने तक गवर्नर किसी भी विभाग को अपने अधीन रख सकता था। इसका मतलब गवर्नर को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रियों के दोहरे उत्तरदायित्व की। तो मंत्रियों के दोहरे उत्तरदायित्व में द्वैध शासन में मंत्री दो सत्ताओं के अधीन कार्य करने को विवश थे, गवर्नर तथा विधान परिषद। मंत्री गवर्नरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे तो उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। साथ ही मंत्री विधान परिषद के प्रति भी उत्तरदायी होते थे। जो भी मंत्री स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहे उन्हें गवर्नर के द्वारा किसी भी आधार पर पदच्युत भी किया जा सकता था। इस प्रकार मंत्रियों की स्थिति बिल्कुल गवर्नर के अधीनस्थ के जैसी ही थी। लोक सेवकों का मंत्रियों के साथ असहयोगात्मक रवैया। मंत्रियों का लोक सेवकों पर कोई नियंत्रण नहीं था। लोक सेवकों की नियुक्ति सपरिषद भारत मंत्री द्वारा की जाती थी। लोक सेवक मंत्रियों की उपेक्षा कर गवर्नर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति रखते थे। मंत्रियों व सचिवों के दृष्टिकोण हमेशा विपरीत होते थे। मंत्री जन कल्याणकारी दृष्टिकोण को महत्व देते थे तो सचिव साम्राज्यीय हितों को अधिक महत्व देते थे। मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था। उसका कारण ये था कि मंत्री वो ही चुने जाते थे, मतलब ज़्यादातर मंत्री ब्रिटिश सरकार के स्वामी भक्त थे और जो जनता के द्वारा चुनकर आए थे तो उनके मध्य हमेशा तनाव बना रहता था और उस तनाव की वजह से वे एक दूसरे की आलोचना करते रहते थे। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था उसमें थी नहीं और मंत्री गवर्नर द्वारा व्यक्तिगत आधार पर नियुक्त किए जाते थे और ऐसा नहीं था कि एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों, अलग अलग दलों के सदस्यों को मंत्री पद दिया जाता था ताकि वे आपस में ही लड़ते रहें। सातवीं बात है अपर्याप्त वित्तीय अनुदान। हस्तांतरित विषयों के संचालन हेतु कोई पृथक वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई और उसकी वजह से धन के अभाव के कारण कई योजनाएं रद्द कर दी जाती थी। सर मोहम्मद फ़खरुद्दीन के अनुसार मंत्री जिन्हें राष्ट्र निर्माणकारी विभाग प्रदान किए गए थे धन के अभाव में अपने कार्य संपन्न न कर पाते थे। धनाभाव में कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन संभव नहीं था और इस कारण अंग्रेजी शासन भारतीय मंत्रियों को अक्षम व अकर्मण्य कहा करता था। मतलब अंग्रेजी शासन के द्वारा ये तर्क दिए जाते थे कि आप में अपना शासन चलाने की क्षमता ही नहीं है। विधान परिषदों का अलोकतांत्रिक गठन। द्वैध शासन के अंतर्गत गठित विधान परिषदें लोकतांत्रिक नहीं थी। उसमें केवल भारतीय जनता का 10% ही मतदान का अधिकारी था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के कारण पृथकतावाद को बढ़ावा मिला और विधान परिषदों में साम्राज्यीय हितों का संरक्षण करने वाले सदस्य बहुत ज़्यादा थे। विधान परिषदों को बहुत ज़्यादा अधिकार भी नहीं दिए गए थे। गवर्नर की निरंकुश शक्तियों के कारण विधान परिषदें स्वतंत्र नहीं थी और ऐसी परिस्थिति में जब वो स्वतंत्र नहीं थी तो वो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकती थी। द्वैध शासन प्रारंभ के लिए उचित समय का न होना। द्वैध शासन की स्थापना के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की गोलियों की कर्कश गूंज तथा निरीह निरपराध भारतीयों की कराह व चीत्कार की ध्वनियाँ वातावरण में उपस्थित थी। साथ ही असहयोग व खिलाफत आंदोलन भी अपने चरम पर था। ऐसी परिस्थितियों में द्वैध शासन का अनूठा प्रयोग सफल नहीं हो सकता था। द्वैध शासन की असफलता के और कारणों में बहुत सारे विभिन्न राजनीतिक दल थे जो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, उसी साल वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ऐसे कई कारण थे जिनके कारण भारत शासन अधिनियम 1919 असफल हो गया। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से ये असफल था। उसकी कुछ उपयोगिता भी है। उस उपयोगिता में सबसे पहली बात हम करते हैं उत्तरदायी शासन की दिशा में भारत शासन अधिनियम 1919 एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके मतलब सबसे पहली बार भारतीयों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता भी लगा था। विधान परिषदों को अधिक व्यापक तथा प्रतिनिध्यात्मक बनाया गया। भारतीय मंत्रियों को उसमें सम्मिलित किया गया और सम्मिलित करके शासन की बारीकियों और जटिलताओं को देखने का उन्हें मौका मिला। मताधिकार के माध्यम से भारतीय जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण। भले ही 10% जनता को मताधिकार दिया गया हो, लेकिन ये तो कम से कम जनता को पता लगा कि वोट क्या होता है, कैसे दिया जाता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है।
सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, सिविल सेवाओं में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया जाने लगा और उसमें मतलब भारतीय जब शामिल हुए तो भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कार्य करना भी शुरू किया। भारतीय जनता में शासनिक परिपक्वता आई, मतलब भारतीय जनता जो थी उसे शासन के बारे में पता लगा कि व्यवस्थापिका, क्योंकि इससे पहले तक भारत में राजाओं का शासन था और राजाओं के शासन में शासन की समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं कैसे कार्य करती है, ये भारतीयों को पता लगा। भारतीय मंत्रियों की कुशलता में बढ़ोतरी हुई, कल्याणकारी और सुधारात्मक कदम उठाए गए और मतलब अंग्रेज़ों ने भारत में डेवलपमेंट भी किया, लेकिन वो उसके बावजूद भी भारतीयों पर अत्याचार करते थे, इसीलिए भारत शासन अधिनियम को अस्वीकार किया गया था। लेकिन फिर भी स्पीयर ने कहा स्वशासन के राजमार्ग पर वे अनिवार्यतः मील का पत्थर थे। मतलब 1919 के अधिनियम के लिए उन्होंने कहा कि स्वशासन के राजमार्ग, स्वशासन पे चलना था तो एक मील का पत्थर थे, जिसके माध्यम से भारतीयों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता लगा और शासन कैसे किया जाता है, शासन की जटिलताओं को कैसे दूर किया जाता है, इसका शिक्षण भी उन्हें प्राप्त हुआ। धन्यवाद।